रात बीत चुकी थी। इस वक्त रुद्र अपने घर में अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उसके दिमाग में वही मैसेज और वही वीडियो ही घूम रहा था। आखिर वो सांपनुमा नीले निशान वाला आदमी कौन था? वो बार बार किसी मोहिनी का नाम क्यों बड़बड़ा रहा था? सबसे बड़ी बात ये कि किसी अनजान शख्स ने ये मैसेज और वीडियो मुझे ही क्यों भेजा, और वो भी ठीक उसी वक्त जब मैं सुसाइड करने जा रहा था। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते रुद्र ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। ये किसी लड़की के हंसने की रहस्यमयी और मदहोश कर देने वाली आवाज थी। उस आवाज के आते ही वहां का मौसम बदल गया और बादल गरजने, बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई। रुद्र एकदम अलर्ट हो गया, क्योंकि ये अचानक आई बारिश के साथ उस लड़की के हंसने की आवाजें तेज हो गई और वो उसके कमरे के बहुत नजदीक से आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के आसपास ही मंडरा रहा है। वो मन ही मन सोचता हुआ अपने बिस्तर से उठा, आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है यहाँ, और अचानक बिन मौसम ये बरसात कैसे शुरू हो गई कि तभी किसी ने जोर से दरवाजे को खटखटाया। रुद्र एक पुरानी सी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहता था। उसके कमरे का एक दरवाजा बिल्डिंग के पीछे की तरफ खुलता था। ये हिस्सा बहुत उजाड़ सा था। रुद्र ने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो हंसी की आवाज फौरन बंद हो गई। उसने दूर तक देखने की कोशिश की तो देखा वहां हल्के से अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था, पर बारिश बहुत तेज हो रही थी। जरूर मेरे दिमाग का वहम है, ये सोचते सोचते रुद्र फिर से दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा थोड़ी ही दूर पर एक लड़की खड़ी है, जिसने अपने बदन पर एक काली चीनी सी साड़ी बांध रखी थी और उसके लंबे बिखरे बाल और सुर्ख लाल आंखें उसे भयानक बना रहे थे। ये लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की गांव वालों ने देखी थी। उसे देख रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़की अपनी जगह पर खड़ी हुई लगातार रुद्र को ही देख रही थी। ये देखकर रुद्र के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई और वो सोचने लगा कि ये अजीब से कपड़े पहने हुए ये लड़की इस बिल्डिंग में कहां से आ गई, और क्या इसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया था। ये सोचता हुआ रुद्र उस लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि वो लड़की पहले हंसी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई और वहां एक तेज रोशनी चमक उठी। अचानक वो लड़की अंधेरे में कहां गुम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। घबराया हुआ रुद्र फौरन अपने कमरे में आया। उसने अभी अभी जो कुछ भी देखा था उसे देखकर वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर गया था कि अचानक उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे अभी अभी कोई दरवाजे पर आकर रुका है। रुद्र पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर अपने डर को थोड़ा कंट्रोल करते हुए उसने बहुत ही धीरे से दरवाजा खोल दिया और इसी के साथ उसे एक तेज झटका लगा, क्योंकि दरवाजे पर एक अजनबी लड़की खड़ी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और रुद्र को देखकर बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज में मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने देखा कि वो एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो भीग जाने से उसके शरीर से चिपक गई थी। उसकी भीगी सफेद साड़ी में उसके बदन के कसाव साफ पता चल रहे थे। उसके उभार मानो
मानो साड़ी में छुपने के बजाय और साफ झलक रहे थे। इतने सादे लिबास और बिना किसी बनाव सिंगार के बावजूद भी वो लड़की बला के खूबसूरत लग रही थी। कौन है आप? रुद्र ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। ये सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बहुत ही लापरवाही से बोली, कमाल है मिस्टर रुद्र, एक लड़की रात के 2:30 बजे इतनी बारिश में आपके पास आई है और आप हैं कि उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। ये सुनकर रुद्र हड़बड़ाता हुआ फौरन दरवाजे से हट गया। वो लड़की फुर्ती से न केवल अंदर आ गई बल्कि उसने धीमे से दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया और शांति से कमरे में कुर्सी पर बैठते हुए बोली, एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला सकते हैं या चाय भी चलेगी? ये सुनकर रुद्र हैरान था कि कैसे ये लड़की बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा उसके घर में ही ऐसे घुस आई है जैसे वो रुद्र को बहुत पहले से जानती हो। देखिए, आखिर आप हैं कौन? रुद्र उसके सामने बैठते हुए बोला। और आप मेरा नाम और मेरे इस घर का पता कैसे जानती हैं? लेकिन रुद्र की इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए वो लड़की कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोली, लगता है मिहिरपुर वाले उस मर्डर मिस्ट्री केस में आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा मिस्टर रुद्र, वरना आप इस कबाड़ खाने की जगह किसी आलीशान से बंगले में रह रहे होते। लड़की की इस बात को सुनकर रुद्र के दिलो दिमाग पर जैसे एक बिजली सी गिरी। वो फौरन ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बोला, ये सब क्या बकवास कर रही हैं? और ये मिहिरपुर मर्डर मिस्ट्री क्या है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मैडम। आप शायद किसी गलत आदमी के पास आई हैं। लेकिन रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही वो लड़की ठाका लगाकर हंस पड़ी। रुद्र कुछ कह पाता इससे पहले ही वो लड़की रुद्र के थोड़ा और करीब आई और आंखों में आंखें डालकर बोली, और अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी हो तो मैं आपको आपका वो लेटेस्ट कांड भी याद दिला सकती हूँ मिस्टर रुद्र, जिसमें नाकामयाब रहने पर आप सुसाइड करने रेलवे ट्रैक पर चले गए थे। लेकिन अफसोस, आप अपने इस आखिरी कारनामे को अंजाम देने में भी पूरी तरह फेल साबित हुए। इससे पहले रुद्र कुछ बोलता, वो लड़की अपनी बात पूरी करते हुए बोली, मुझे तो ये भी पता है कि जिस बड़े नेता के खिलाफ आपको कुछ तगड़े सबूत मिले थे, चंद पैसों के लिए आपको वो भी बेचने पड़े क्योंकि आपको अपनी माँ का इलाज करवाना था। मैं जानती हूँ कि उस बात का गिल्ट आपको आज तक खाए जा रहा है। पैसों वाली बात सुनते ही रुद्र सकपका गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये बात तो बस 2 ही लोगों को पता थी और आखिर ये अजनबी लड़की ये बातें कैसे जानती है? रुद्र के पास अब कुछ छिपाने को नहीं था और आगे बात को घुमाकर कोई फायदा भी नहीं था, इसलिए वो झल्लाते हुए पूछ बैठा, आप चाहते क्या है मुझसे मैडम? ये सुनकर वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, देखो रुद्र, मैं ना तो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारी पिछली जिंदगी से मुझे कोई लेना देना है। मैं तो तुम्हें बस इस फटीचर जिंदगी से छुटकारा दिलवाना चाहती हूँ। तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ जिससे तुम अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से जी सको। सच कहूँ तो मैं बस तुम्हारी किस्मत बदलना चाहती हूँ। बातों ही बातों में आपसे तुम पर आ चुकी उस अनजान लड़की की बातों को सुनकर पहले तो रुद्र को थोड़ा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ फ्लैश हुआ। कल जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो उस मैसेज में भी किस्मत बदलने वाली बात ही लिखी हुई थी। ये याद आते ही रुद्र ने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, ओह, तो यानी आप वही हैं जिसने मुझे वो मैसेज और वो अजीब सा वीडियो भेजा था।
और आप भी मुझसे कोई वैसा ही खतरनाक काम करवाना चाहती हैं जो मैंने अब तक उन दूसरे लोगों के लिए किया जिन्होंने मुझे धोखा दिया। इन सब के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी मैडम? अभी थोड़ी देर पहले ही आप ही यहाँ आई थी ना, उस आधी सी काली साड़ी में अजीब सा भेस बनाकर मेरे कमरे के पीछे वाले हिस्से, मुझे डराने के लिए। रुद्र की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ये सुनकर वो लड़की चौंकते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फौरन कमरे के पीछे वाले दरवाजे को खोलते हुए बोलने लगी, कैसी अजीब सी लड़की, कहाँ है वो? बताओ मुझे रुद्र, किस तरफ थी वो? कहाँ गई आखिर वो? ये बोलते बोलते वो लड़की वापस कमरे के अंदर आ गई। रुद्र अभी भी वहां दरवाजे के पास खड़ा था कि तभी उसे फिर से उस रहस्यमयी लड़की की झलक दिखाई दी। उसकी सुर्ख लाल आंखें और बिखरे बाल देख रुद्र डर गया। उसकी झलक देखते ही वो घबराते हुए बोला, वो देखिए, वो लड़की वहां खड़ी है, उधर। उसने दरवाजे के बाहर स्ट्रीट लाइट की तरफ इशारा किया। ये सुन वो घबराकर उस दरवाजे के पास भागी हुई आई और बाहर देखा तो कोई नहीं था। ये देख वो घबराई और बोली, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अपने साथ घट रही इन अजीब घटनाओं से रुद्र भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ और फिर बोला, वो वहां अंधेरे में खड़ी थी, उसने अजीब सी काली साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें लाल थीं। वो काफी डरावनी थी। फिर वो हंसी और एक बिजली की रोशनी कौंध गई और वो अचानक गायब हो गई। ये सुनकर वो लड़की थोड़े घबराए हुए अंदाज में बोली, ओह नो, वो रुक्षिणी, वो यहाँ कैसे आ गई? इस अजीब से नाम को सुनते ही रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, तो रुक्षिणी, ये कौन है? इस पर लड़की ने कहा, वो एक शक्ति है, बेहद खतरनाक। What? लड़की की इस बात पर रुद्र बहुत ही हैरान होता हुआ बोला, क्या बकवास है ये? अलौकिक शक्ति तुरुक्षिणी? देखिए मैडम, आप अपनी इन उल्टी सीधी बातों से मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे सब पता है, ये सब कहानी आपने ही बनाई है और आप ही किसी लड़की को भाड़े पर लेकर आई हैं और उसे ये सब नाटक करवा रही हैं। बहुत देखे हैं ऐसे बेवकूफ बनाने वाले। रुद्र की बात सुनकर लड़की ने कहा, अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन भी तुम्हें इन बातों पर यकीन आ जाए, फोन कर लेना मुझे। इतना कहने के साथ ही उस लड़की ने एक कार्ड रुद्र की तरफ उछाला और फौरन उसके कमरे से बाहर निकल गई। हैरान परेशान सा रुद्र वहीं खड़ा खड़ा उस लड़की को जाते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में अब एक नया सवाल गूंज रहा था, तो रुक्षिणी। जहां एक और रुद्र हाथ में विजिटिंग कार्ड लिए उस लड़की की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूर अरण्यग्राम सुबह होते ही मोहिनी की जय जयकार से गूंज उठा, क्योंकि पिछली शाम गांव की पंचायत में एक 23 साल के नौजवान लड़के को निर्वाणा भवन में श्रमदान के लिए भेजने के लिए चुन लिया गया था। ये लड़का राजी अपनी बहन कमली के साथ इसी गांव में रहता था। पूरे गांव के सामने राजी को किसी राजकुमार की तरह सजाकर गाजे बाजे के साथ निर्वाणा भवन की तरफ ले जाया जा रहा था और पीछे पीछे सारे गांव वाले मोहिनी की जय जयकार करते अब भवन की ओर बढ़ने लगे थे। तभी राजी की बहन अचानक से मुखिया जी और क्रांति के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, हम पर दया कीजिए मुखिया जी, मेरा और राजी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे मोहिनी के निर्वाणा भवन मत भेजिए, वो वहां से कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। पर इस पर मुखिया जी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पगली, तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे भाई राजी को मोहिनी जी के निर्वाणा भवन की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उसके तो भाग्य खुल गए। ये सुनकर भी कमली लगातार रोए जा रही थी, जिस पर क्रांति ने उसे फौरन उठाकर एक तरफ धक्का देते हुए कहा, हमारा वक्त बर्बाद मत कर लड़की। मोहिनी जी ने 24 घंटे का समय दिया था जो अब बीतने वाला है। अगर ये समय बीत गया तो इस गांव पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि तू और तेरा भाई तो क्या, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
इसी के साथ सभी गांव वाले राजी नाम के उस लड़के को लेकर तेजी से निर्वाणा भवन की तरफ बढ़ने लगे और राजी की बहन बेबसी से चीखती चिल्लाती अपने भाई को जाते हुए देखती रही। जिस तरह अरण्य ग्राम में एक लड़की अपने भाई को खोने जा रही थी, तो वहीं दूसरे शहर भरतपुर में एक और लड़की ऐसी थी जो अपने भाई को वास्तव में खो चुकी थी। प्रेरणा नाम की इस लड़की का भाई अमृत अचानक कुछ दिन पहले कहीं गायब हो गया और किसी को इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। प्रेरणा के साथ पुलिस भी अमृत को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर कोई नतीजा ना निकलते देख प्रेरणा ने खुद अपने भाई को तलाश करने का मिशन अपने हाथों में ले लिया। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगी और इसकी शुरुआत उसने शहर की सभी सड़कों, गलियों और दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका कर की। पोस्टर में प्रेरणा के भाई अमृत की बड़ी सी तस्वीर थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अमृत को खोजने में हमारी मदद करें। प्रेरणा जहां एक तरफ अपने भाई अमृत का मिसिंग पोस्टर चिपका रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो लोगों से अमृत की फोटो दिखाते हुए पूछताछ भी कर रही थी। बेहाल परेशान प्रेरणा को इस हालत में देखकर कांस्टेबल राणा, जो दिन रात उसकी मदद कर रहा था, बोल पड़ा, तुम जरा भी परेशान मत हो बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, देखना अमृत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन प्रेरणा ने बहुत ही निराशा के साथ कहा, राणा अंकल, एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। देर शाम प्रेरणा घर पहुंचकर सीधा अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ी और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने अमृत का मुस्कुराता हुआ चेहरा झिलमिला उठा। अमृत को याद करते ही प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसका फोन बज उठा और जैसे ही प्रेरणा ने फोन उठाया, वो स्क्रीन देखकर चौंक गई। इतनी रात को अननोन नंबर से वीडियो कॉल। उसने फौरन फोन पिक किया तो सामने अमृत का चेहरा देखकर खुशी से उछल पड़ी, पर अगले ही पल अमृत की इतनी बुरी हालत देखकर प्रेरणा की खुशी चिंता में बदल गई और दूसरी तरफ अमृत की आवाज में भी एक अजीब सा डर था। वो घबराहट में बोले जा रहा था, दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी, ये पता नहीं कौन सी जगह है दीदी, एकदम अजीब, यहाँ सब कुछ बहुत ही मिस्टीरियस है, मुझे बचा लो दीदी, वरना वो मुझे मार डालेगी। इतना बोलते ही फोन कट हो गया। इससे पहले कि फोन कटता, प्रेरणा की नजर अमृत के गले में बने एक सांप नुमा नीले निशान पर गई, जिसे देख उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसके भाई ने कभी कोई टैटू नहीं बनवाया था। अचानक कॉल कट जाने से परेशान प्रेरणा खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर घर के सामने एक अजीब से उकड़ू तरीके से बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जिसने काला सा कंबल ओढ़ा है और अपने गले में ठीक वैसा ही नीला जिंदा सांप लपेट रखा है, जैसा नीला सांप नुमा निशान प्रेरणा ने वीडियो में अपने भाई के गले में अभी अभी देखा था। वो आदमी एकटक प्रेरणा को देखे जा रहा था। उसको देखकर प्रेरणा डर गई। वो खिड़की बंद करके अंदर आ गई। फिर उसने धीरे से खिड़की का दरवाजा खोलकर देखा तो वो आदमी अभी भी वहीं बैठा था और उसे ही देखे जा रहा था। तभी सामने से कोई कार गुजरती है और उसके साथ ही वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर प्रेरणा काफी डर जाती है। आखिर किस भंवरजाल में फंसा हुआ है अमृत और कौन है वो रहस्यमयी औरत जो वाकिफ है रुद्र के पास्ट से, और आखिर क्या था उसका मकसद? जानने के लिए सुनते रहे मोहिनी।